यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार डिनर किया है टेक बिलियनर्स के साथ। वीडियोस आपने ऑलरेडी देखी होंगी। अब इस डिनर के ऊपर बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की गई हैं। टिम कुक एप्पल के सीईओ से पूछा क्या ख्याल है। टिम ने कहा कि हम प्राउड हैं कि हम $600 बिलियन स्पेंड करने लगे हैं यूएस की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मार्क जकरबर्ग से पूछा मेटा। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि $600 बिलियन हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर और 2027 तक 28 तक हम इन्वेस्ट कर चुके होंगे। सुंदर पिचाई गूगल अल्फाबेट ने क्या कहा। अल्फाबेट ने कहा कि हम $250 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल गेट्स से पूछा गया तो ओवरऑल कमिटमेंट्स सिर्फ इस डिनर के ऊपर $2 ट्रिलियन की हैं। आज अमेरिका को क्या जरूरत थी कि इन ओलिगार्क्स, मैं तो इनको ओलिगार्क कहता हूं, ये जो ओलिगार्क्स हैं, द वंस हु आर रनिंग द वर्ल्ड एंड द टेक बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड, ये ओलिगार्क्स आज इतना पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर दो सवाल बनते हैं। पहला ये कि अमेरिका को क्या जरूरत है इसकी, दूसरा ये कि ये बिलियनर्स इतना पैसा कहां से इन्वेस्ट करेंगे। और नेचुरली इसके ऊपर एक सवाल बनता है कि पूरी दुनिया में ये चल क्या रहा है। ये जो डी ग्लोबलाइजेशन चल रही है, प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, नेशनलिज्म चल रही है, कि कहानी है क्या। और इस कहानी को समझने के लिए पाकिस्तान और इंडिया का पर्सपेक्टिव समझना भी बहुत जरूरी है। अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव समझते हैं तो इंडिया के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि लुक्स लाइक, एंड आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। May they have a long and prosperous future together, President Donald J. Trump. अब सवाल ये कि इंडिया के ऊपर इतनी सख्तियां क्यों हो रही हैं, और इस सारी कहानी से जो डी ग्लोबलाइजेशन की चल रही है, इससे पाकिस्तान और इंडिया को क्या सबक सीखना चाहिए, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई फिल्म देखनी, कोई मूवी देखनी शुरू की, बड़ी बकवास मूवी है और आधे फिल्म के अंदर आपको अंदाजा हो गया अरे यार बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया, अब क्या करूं, लेकिन आपने वो मूवी कंप्लीट की सिर्फ इसलिए कि आप आधी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। या कभी ऐसा हुआ कि किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्ते के अंदर आप इसलिए तंग हैं कि उस रिश्ते के अंदर कुछ नहीं बचा, लेकिन आप फिर भी उसको इसलिए चलाते रहते हैं कि भाई इतना टाइम हो चुका, इतनी ज़िंदगी गुजर गई, अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब ख़त्म करते हुए अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं, ख़ास तौर पे दोस्तों के दरमियान। या कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि किसी चीज़ को आपने सिर्फ इसलिए कैरी ऑन किया क्योंकि अब बहुत देर हो गई, अब इतने अरसे से कर रहे हैं, अब इसको छोड़ नहीं सकते। इसको उर्फ आम में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं कि जब आप इतना पैसा लगा चुके होते हैं, इतनी मेहनत, इतना वक्त लगा चुके होते हैं, उस चीज़ को छोड़ना आसान नहीं होता। ये जो संक कॉस्ट फैलेसी है ना, इसी वजह से आज इस डिनर के ऊपर अक्सर लोग सोशल मीडिया पे कोट कर रहे हैं कि बिलियनर्स के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। दिस इज संक कॉस्ट फैलेसी। उन्होंने इतना पैसा आउटसोर्सिंग में, इंडिया में, चाइना में, मैन्युफैक्चरिंग में, पूरी दुनिया में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब आप उनको कहोगे कि सब कुछ वापस ले आओ और इस मुल्क में इन्वेस्ट करो, यूएस में इन्वेस्ट करो, तो भाई चेहरे उतरना तो नेचुरल है। बट द पॉइंट इज कॉर्पोरेट कंपनीज का सिर्फ एक ही मिशन होता है, एंड द मिशन इज टू मेक मनी। शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना, पैसा कमाना। सीईओ की और कोई नौकरी नहीं होती, उसकी नौकरी की एक ही मकसद होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं इनकी वैल्यू बढ़े, और वो ये प्रॉफिट कमाते हैं दुनिया में आउटसोर्सिंग करके, सस्ती लेबर लेके, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करा के। लेकिन जब ये सब कुछ उन्हें वापस लाना पड़े तो चेहरे उतरना नेचुरल है। एक खबर सोशल मीडिया पे चल रही है कि इंडिया से आउटसोर्सिंग की जॉब्स जा सकती हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि 2025 चल रहा है और 2025 में तकरीबन $140 बिलियन की नौकरियां ऐसी हैं जो आज इंडिया में आउटसोर्स होती हैं, जो कि यूएस जॉब्स हैं। कोई कॉल सेंटर की नौकरी कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा है, कोई रिमोट बीपीओ चला रहा है। ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये इंडिया की इकोनॉमी को $224 बिलियन देता है। उसमें से जो अमेरिकन जॉब्स का शेयर है वो $140 बिलियन का है, विच इज अराउंड 62%, एंड दैट्स ह्यूज। अगर ये नौकरियां वापस अमेरिका चली जाएंगी, ये बिलियनर्स जो इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप एक एवरेज फॉर्मूला दे रहा हूँ, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स है, मुश्किल होगी, समझने की कोशिश करना, आसान तरीके से समझाऊंगा। होता ये कि आज अगर $140 बिलियन की नौकरियां अमेरिका देता है इंडिया को, और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर वो कंट्रीब्यूट करती हैं, तो शायद एक इंडियन वर्कर फॉर एन आर्ग्यूमेंट सेक
$55,000 लेता हो साल का। लेकिन जब ये नौकरी वापस अमेरिका में जाएगी तो अमेरिकन वर्कर $55,000 नहीं लेगा, वो उसके $1,20,000 लेगा, क्योंकि अमेरिका में चीज़ें महंगी हैं। तो ये जो $140 बिलियन की नौकरियां वापस जाएंगी, वो $140 बिलियन की नहीं रहेंगी, वो इन कंपनीज को $300 बिलियन कॉस्ट करेंगी। आपको क्या लगता है, ये टेक बिलियनर्स अपनी जेबों से पैसा लगाएंगे? नहीं, ये डी ग्लोबलाइजेशन है। ये यही नौकरियां वापस लेकर आएंगे ताकि अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़े। $300 बिलियन हो जाएगा जब तक अमेरिका में ये नौकरियां आएंगी। लेकिन जब ये नौकरियां आएंगी तो दूसरी तरफ अमेरिका इन नौकरियों पे जो लोग काम करेंगे उनसे टैक्स भी लेगा। अगर 25% भी टैक्स ले तो $75 बिलियन का फायदा अमेरिका को और हो जाएगा। और उसके अलावा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। यानी आज अगर मुझे नौकरी मिली, मान लो इंडिया की नौकरी थी, मुझे मिल गई, मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो अगर मुझे वो नौकरी मिल गई तो मैं क्या करूँगा उस पैसे का? मैं उस पैसे से अंडे लूँगा, डबल रोटी लूँगा, खाना खाऊँगा, किसी को घुमाऊँगा, सैर करूँगा, कुछ भी करूँगा। तो वो पैसा मल्टीप्लायर इफेक्ट में 2 से 3 गुना इकोनॉमी में मजीद कंट्रीब्यूशन करता है। सो दैट कंट्रीब्यूशन विल ब्रिंग अनदर $300 बिलियन। लेकिन ओवरऑल जो नेट इफेक्ट है, वो सारी नौकरियां जो आज इंडिया के पास हैं, ये 25 लाख नौकरियां हैं। लेकिन ये 25 लाख की 25 लाख अमेरिका नहीं आएंगी। इसमें से 20 to 30% ऑटोमेशन की, एआई की नजर हो जाएंगी। जितनी नौकरियां आएंगी वो मजीद आउटपुट देंगी, क्योंकि इंडिया या किसी भी मुल्क के मुकाबले में अमेरिका की प्रोडक्टिविटी 20% ज्यादा होती है। इसलिए नहीं कि अमेरिकन बहुत अजीम कौम है या वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वजह यह है कि उन मुल्कों में ना एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट मौजूद होता है। मैं काम करने बैठा हूँ, मैं अंग्रेजी में बीपीओ में चला रहा हूँ, लेट से मैं इंडिया में बैठा हूँ और मेरे पास एक अमेरिकन नौकरी आ गई है। अब मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, कभी मेरे कोई और इश्यूज़ हैं, कभी यहाँ पे हड़ताल चल रही है। ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब आप जॉब्स को आउटसोर्स करते हैं, ऑफशोर करते हैं, लेकिन जब उसको रीशोर करते हैं, वापस अपने मुल्कों में लेके आते हैं, तो आम लोगों की प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाती है, क्योंकि उन मुल्कों में, अमेरिका जैसे मुल्कों में, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट मौजूद है। ये सारी कैलकुलेशन जब आप करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि जब ये बिलियनर्स ये नौकरियां वापस लेकर आएंगे, अमेरिका को नेट इफेक्ट $300 बिलियन का होगा। एंड दैट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट फॉर अमेरिकन इकोनॉमी। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये बिलियनर्स अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएंगे। जो कुछ इन्होंने ऑफशोर किया है उसको रीशोर करने की कोशिश करेंगे तो भी पैसा वहां से निकाल लेंगे। लेकिन इसके नुकसानात भी होंगे। अमेरिका के अंदर हायर प्राइसेस मिलेगी। दूसरा, इन कंपनीज के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। इन कंपनीज की इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिवनेस बहुत हद तक गिर जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इन सबके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, तो चेहरों का उतरना तो बनता है। जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम होगा तो चेहरे तो उतरेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है और हमारी तारीख हमें इसके बारे में क्या सिखाती है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है। नंबर 1, एज आई सेड ऑलरेडी, बहुत दफ़ा आपको पहले भी डिस्कस किया है, बहुत दफ़ा पहले भी बताया, लेकिन एक बार फिर थोड़ा तफसील से समझ लेते हैं। दिस इज डी ग्लोबलाइजेशन। अब आप इसको डी ग्लोबलाइजेशन कहें, आप इसको प्रोटेक्शनिज्म कहें, या आप इसको नेशनलिज्म कहें, कहानी एक ही है, कान को कहीं से भी पकड़ें। बट सवाल यह है कि अमेरिका आज पूरी दुनिया को इस सिग्नल दे रहा है, खासतौर पर चाइना को, कि ऑफिशियली कोल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी है अमेरिका और चाइना के बीच में, और अमेरिका को अपने रिसोर्सेज पहले से ही प्रोटेक्ट करने हैं। जो नौकरियां बाहर जा चुकी हैं वापस लेके आनी है, अपनी इकोनॉमीज को चलाना है, और ये कोल्ड वॉर 2 है। अब मुल्कों ने फैसला करना है कि उन्होंने चाइना के ब्लॉक में जाना है या उन्होंने अमेरिका के ब्लॉक में जाना है। अब तारीख इंसान की क्या कहती है? तारीख कहती है कि ये डी ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होती रही है। 1930 में यूएस के अंदर स्मूथ हॉली एक्ट पास हुआ। उस एक्ट के तहत 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका ने 59% टैरिफ इंपोज कर दिया। नतीजा क्या निकला? दुनिया की इकोनॉमी 10 से 15%, दुनिया का जीडीपी गिर गया। फिर उसके बाद 1931 में इंग्लैंड ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया और इंग्लैंड ने कहा हम दुनिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे सिर्फ अपनी कॉलोनीज के साथ। नतीजा क्या निकला? 66% ग्लोबल ट्रेड गिर गया। फिर आपने 2008 में देखा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। फाइनेंशियल क्राइसिस में सारे मुल्कों की कोशिश क्या थी? अपने पैसे को प्रोटेक्ट करें, फ्लो ऑफ कैपिटल ना हो हमारे मुल्कों से। तो आपने हर तरफ देखा कि फ्लो ऑफ कैपिटल को लेकर पूरी दुनिया सीरियस हो गई। इकोनॉमी एक बार फिर 10 से 15% गिर गई, जीडीपी गिर गया। यहां पर आपने एक और चीज भी देखी
कि पाकिस्तान को FATF में डाल दिया गया, उसमें टेररिज्म और बहुत सारी शर्तें और डाल दी गई, बट मेजर काम था क्या? मेजर पॉइंट तो यही था कि फ्लो ऑफ कैपिटल ना हो सके। आज इस फ्लो ऑफ कैपिटल को पूरी दुनिया में रोका जा रहा है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक कहती है ना, जो टेक्स्ट बुक केस हुआ करता है, फॉर्मूला कहता है कि जब भी दुनिया में डीग्लोबलाइजेशन होगी 3 काम होंगे। पहले ये कि दुनिया में लेबर का फ्लो रुक जाएगा, मोबिलिटी रुक जाएगी, यानी इमिग्रेशन रुक जाएगी। तभी आप क्या देख रहे हैं, खबरें लगाकर देख लें, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, हर मुल्क में, जापान में फॉर दैट मैटर, हर तरफ इमिग्रेशन के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। दूसरा टेक्स्ट बुक फॉर्मूला क्या कहता है कि जब ये होगा फ्लो ऑफ कैपिटल रुक जाएगा। आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, कभी स्विफ्ट के नाम पर, कभी क्रिप्टो के नाम पर, कभी डिजिटल युआन के नाम पर फ्लो ऑफ कैपिटल को रोका जा रहा है। फिर आप तीसरी चीज क्या देखते हैं, रेमिटेंस रोकी जाती है। सो आज अमेरिका ने ऑलरेडी 5% टैक्स लगा दी है रेमिटेंस के ऊपर। अब इंडिया को ये समझना इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया की रेमिटेंस दुनिया में सबसे ज्यादा पता है कहां से आती है, दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया की रेमिटेंस अमेरिका से आती है। तो अगर अमेरिका और इंडिया नाराज हो गए तो इंडिया की रेमिटेंस रुक जाएगी। और ये पाकिस्तान के लिए भी जागने का वक्त है, क्योंकि हम सिर्फ तवज्जो दे रहे हैं अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी इकोनॉमी तो चलाती ही रेमिटेंस है। अगर यहां प्रॉब्लम हुआ, हमारी प्रोटेक्शनिज्म की, डीग्लोबलाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजी है? एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान एंड इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज जो इंडिया को समझनी चाहिए कि दुनिया ग्लोबल नॉर्थ में और ग्लोबल साउथ में बट रही है। ये बड़ी क्लियर कट लाइन बन चुकी है दुनिया में। तो जब ये ग्लोबल साउथ में और ग्लोबल नॉर्थ में बन जाएगी, यू नीड टू आइडेंटिफाई। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है, फिर पहलगाम इंसिडेंट से पहले भी आपको कहा, पहलगाम इंसिडेंट के बाद जंग शुरू होने से पहले भी कहा, और आज फिर कह रहा हूं, इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल जंगों से, इंसर्जेंसी से, इल्जाम लगाने से हल नहीं होंगे। ये फाइनली आज हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, कि टेबल टॉक से ही होंगे। सो पाकिस्तान इज ऑलवेज रेडी टू टॉक। लेट्स सिट डाउन, लेट्स टॉक। अच्छे नेबर्स बन के, अच्छे पड़ोसी बन के आओ अपने मसलों को हल करते हैं। और पाकिस्तान को भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। ऑफशोरिंग दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन कर ली, अब रीशोरिंग हो रही है, अब दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में ना इकोनॉमिक्स में एक और चीज होती है, और वो होती है फ्रेंड शोरिंग। जब एक मुल्क कहता है ना कि मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी इकोनॉमी को बचाना है, वो पहले फ्रेंड शोरिंग भी देखता है, क्योंकि हर मुल्क हर चीज़ नहीं बना सकता। वो कोशिश करता है कि मेरे किसी दोस्त के पास है तो मैं उससे ले लूं। आपने ये देखा कि 2014, 15, 16 में इस ईरा के अंदर जब रशिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो इंडिया ने कितना बेनिफिट लिया कि अमेरिका रशिया से नाराज है, इंडिया से नाराज तो नहीं है, तो हम फ्रेंड शोरिंग में फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैक्सिको इस वक्त बेनिफिट उठा रहा है कि अमेरिका चाइना से नाराज है, लेकिन अगर चाइनीज कंपनीज मैक्सिको में इन्वेस्ट कर दें तो अमेरिका को मैक्सिको से लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैक्सिको की इकोनॉमी ये बेनिफिट ले रही है, और पाकिस्तान अब अमेरिका के दोस्तों की फहरिस्त में आ रहा है। तो दिस इज वेयर वी नीड टू इनकैश इट। हमारा काम है कि अमेरिकन कंपनीज को बताएं कि FDI लेकर आए, यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर नौकरियां दें, क्योंकि हम तो दोस्तों में आते हैं। अगर हम इस मौके को अच्छा नहीं खेलते, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। दूसरी चीज पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि डीग्लोबलाइजेशन में अपने रिसोर्सेज को हमने प्रोटेक्ट करना है। द बिगेस्ट रिसोर्स राइट नाउ दैट वी हैव, दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स। रिपोर्ट्स हैं बिलियंस की भी और $5 ट्रिलियन की भी। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। यहां पर हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, इनको प्रोटेक्ट करें, गलत डील्स में इनको बेच ना दें। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर पाकिस्तान, अगर रेमिटेंस रुक गई, बड़े मामला खराब हो जाएंगे। तो अपनी इकोनॉमी को अगर इंडिजिनस बनाना है, तो हमारी यूथ जो बेरोजगार है, किसी जमाने में आपने इनको ना, हारियों को, किसानों को जमीनें दी थी। आज जितनी जमीनें हमारे पास हैं, ये लोगों को 1-1 एकड़ के हिसाब से बेरोजगार यूथ में बांट दें। आप देखेंगे कि इंडिजिनस होकर वो खुद अपनी मदद आपके तहत उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। एंड दैट्स नॉट जस्ट ट्रू फॉर एग्रीकल्चर। आज पाकिस्तान में कितने सिक यूनिट्स मौजूद हैं जिनको हम बेचने की कोशिश करते हैं। ये सिक यूनिट्स MBA पास ग्रेजुएट्स को दे दें, ये वो धंधा चला देंगे। इकोनॉमी को ओपन अप करें अपनी आवाम के लिए। आपकी आवाम बहुत कुछ कर सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी सिंसियरिटी दिखाएंगे, ये मुल्क चलना शुरू हो जाएगा। दुनिया बदल रही है, और इस बदलती दुनिया के साथ हमारा बदलना बहुत ज़रूरी है।